अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए अकाउंट का वीडियो। अकाउंट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब शुरू करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के रोज सकल तलपट और समायोजन पर से साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। यहाँ हमको क्या तैयार करना है? साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब। यहाँ कहीं पर भी उनका लाभ हानि का अनुपात नहीं लिखा है, तो इनका लाभ हानि का अनुपात क्या होगा? 1:1। यानी हम कह सकते हैं इनका अनुपात कैसा है? समान अनुपात इनका रहेगा, बराबर। यानी जो भी लाभ या हानि आएगा वो उनको कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या है? समायोजन टिक करना, बराबर। तो एक एक करके मैं समायोजन पढ़ रहा हूँ और हम समायोजन क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है, तो पहली समायोजन कुछ इस प्रकार है। पूंजी पर 8% की दर से और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। तो हमको क्या क्या देना है? पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो सबसे पहले पूंजी पर टिक करेंगे और दूसरा आहरण पर टिक करेंगे। ठीक है, दूसरी समायोजन है 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है तथा मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2,000 ज्यादा गिना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला हमको कि बिक्री लिखना बाकी है। अगर बिक्री लिखना बाकी है तो सबसे पहले हम बिक्री पे टिक करेंगे। अब बिक्री हम किससे करते हैं? देनदार से। तो देनदार का दूसरा नाम क्या होता है? लेना और ग्राहक। ये मैंने आपको बताया था कि देनदार का दूसरा नाम क्या है? लेना और ग्राहक। तो दूसरा टिक लेना पे करेंगे हम। ठीक है, अगर बिक्री लिखना बाकी तो बिक्री पर टिक और दूसरा लेना पे टिक, यानी देनदार पर टिक। ठीक है, तीसरे नंबर की है 2,000 की अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो और 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। हम डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत किस पर गिनते हैं? ग्राहकों पर, यानी देनदार पर टिक करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि आपको डूबत ऋण अनामत का प्रावधान भी करना है देनदारों पर। नेक्स्ट है 4,000 का फिटिंग्स बेकार हो गया जिसको बही में लिखना बाकी है। अगर बेकार हो गया और लिखना बाकी है तो फिटिंग्स पर टिक करेंगे। तो फर्नीचर फिटिंग्स पर हमने टिक करा। ठीक है, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने के करार में कोर्ट ने 4,000 चुकाने का दावा स्वीकार किया है। अब हमको दावा स्वीकार करना है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि आपको दावा मंजूर करना है 4,000 का, क्योंकि हमने एक ग्राहक को समय पर माल प्रदान नहीं करा है। तो हमको दावा देना है 4,000 का। अगर ये दावा देना है तो हमारा दायित्व है, तो पहली असर पूंजी दायित्व में और दूसरी हजार अगर हम 4,000 चुकाएंगे तो हमको क्या होगा? नुकसान होगा, इसलिए लाभ हानि खाते उधार। तो ये समायोजन आप याद रखोगे। नेक्स्ट, अदद मजदूरी 2,000 मजदूरी खाता लिखा है, परंतु अदद मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया है। अगर सकल तलपट में लिखना रह गया है तो हमारी पक्की तलपट में भी लिखना रह गया होगा। तो हमको उसकी असर कहाँ देनी है? पूंजी दायित्व पक्ष में, पक्के तलपट में। ठीक है, क्योंकि मजदूरी खाते तो वो लिखा ही है, हमको खाली पहली असर देनी है पूंजी दायित्व पक्ष में। तो आप इसे भी याद रखोगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 में केवल हम सकल तलपट की रकम खातों में रखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम इसकी समायोजन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखे। सबसे पहले हम लेंगे जमा बाकी। जमा बाकी में लिखा है पूंजी खाता। तो आपको पता है कि पूंजी कहाँ जाती है? पूंजी खाते जमा पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे शेष आगे लाए। कितनी है? 24,000 और 16,000। ठीक है, नेक्स्ट है बिक्री। आपको पता है बिक्री कहाँ जाती है? व्यापार खाते जमा पक्ष में। तो यहाँ हम लिखेंगे बिक्री। बिक्री है 2 लाख। तो आपको पता होगा मैंने अंदर रकम क्यों लिखी है? क्योंकि इस पर समायोजन है, हमको समायोजन सोल्व करनी है। जो रकम बचेगी फिर हम क्या करेंगे? बाहर रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है देना। देना को हम लेनदार कहते हैं। ठीक है, और लेनदार कहाँ जाते हैं? पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेनदार और ब्रैकेट में आपको याद रहे इसलिए देना भी लिख देता हूँ। ठीक है, 30,000 बाहर रकम लिखी है क्योंकि समायोजन नहीं है। नेक्स्ट लिखा है नमूने के रूप में बाटा माल। ये हमारा अन्य प्रकार से माल है, हमने फ्री में माल दिया है, अन्य प्रकार से माल जा रहा है। ठीक है, इसे हम खरीदी में से माइनस करते हैं। तो जब हम व्यापार खाते में खरीदी लिखेंगे
तो इसको माइनस कर देंगे वहां से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ आता है हमारा, पूंजी दायित्व पक्ष में, तो यहाँ लिखूंगा मैं BOD 14,000। आपको सभी खातों को अच्छे से याद कर लेना है, बाकी यहाँ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको लिखना कहाँ है, ठीक है। अब हम आते हैं उधार पक्ष में। उधार पक्ष में लिखा है सबसे पहले आहरण खाता। तो आपको पता है जैसे पूंजी जमा होती है पूंजी खाते में, वैसे ही आहरण उधार पक्ष में उधार होगा पूंजी खाते में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा आहरण 4800 और 3200। आगे लिखा है खरीदी की शुद्ध लागत। खरीदी की शुद्ध लागत का मतलब है यहाँ पे व्यवस्थित खरीदी, यानी हमको यहाँ पे क्या दिए, खरीदी दी है, और खरीदी कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ हम लिखेंगे खरीदी। खरीदी पर समायोजन, इसलिए रकम कहाँ लिखेंगे, अंदर। तो आपको पता है जमा पक्ष में एक एंट्री दी थी कि नमूने के रूप में बाटा माल, वो हमारा अन्य प्रकार से माल जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे। कितना था वो, 2000, ठीक है। 2000 यहाँ से माइनस करेंगे और रकम क्या लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 1 लाख। माल का स्टॉक, और माल के स्टॉक के आगे तारीख लिखी है 31/3/17। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा स्टॉक दिया है, ये अंतिम स्टॉक दिया है, ठीक है। और अंतिम स्टॉक कहाँ जाता है, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक, आखिरी में लिखो तो अच्छा रहता है क्योंकि अंतिम का है 28,000। आगे लिखा है लेना। लेना हमारी संपत्ति होती है देनदार, उसको भी हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। देनदार मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेना 48,000। समायोजन, इसलिए रकम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है मजदूरी वेतन। पहला शब्द क्या है, मजदूरी, इसलिए हम इसको व्यापार खाते उधार करेंगे। अगर पहला शब्द वेतन होता तो हम इसको लाभ हानि खाते उधार करते हैं, तो हम लिखेंगे व्यापार खाते उधार पक्ष में। मजदूरी वेतन 10,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है व्यापार खर्च। कोई भी खर्च हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। व्यापार खर्च 16,000, ठीक है, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। आगे लिखा मकान। मकान हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, तो मकान 50,000। आगे लिखा है फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर फिटिंग्स भी हमारी क्या है, संपत्ति, उसको भी संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। फर्नीचर फिटिंग्स 10,000, अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि समायोजन है। आगे लिखा ऑफिस साधन। ऑफिस साधन भी हमारे क्या कहलाते हैं, संपत्ति, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। ऑफिस साधन 4,000। आगे लिखा है पैकिंग सामग्री स्टॉक। पैकिंग सामग्री स्टॉक भी हमारा क्या है, संपत्ति, उसको भी लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में। पैकिंग सामग्री स्टॉक 4,000। लास्ट लिखा है रोकड़ शेष। रोकड़ शेष भी हमारी क्या है, संपत्ति 2,000, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने उधार पक्ष और जमा पक्ष की सभी बाकियां खातों में अच्छी तरह रखी। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी बाकियों को रखना आया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी समायोजन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।